Hello students, I am Dr. Kavita Gautam, Associate Professor in Home Science, working in Government Girls College, चौमू। आज हम राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीए द्वितीय वर्ष में चलने वाला होम साइंस का जो फर्स्ट पेपर है ह्यूमन डेवलपमेंट मानव विकास, उसके द्वितीय यूनिट का चैप्टर संवेगात्मक विकास आरंभ कर रहे हैं। संवेगात्मक विकास या इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशंस शब्द क्या होते हैं? हम सब लोग इसको बड़े आम बोलचाल में काफ़ी प्रयोग करते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट कि ये बहुत इमोशनल है, इमोशंस क्या होते हैं, कैसे उत्पन्न होते हैं, कैसे इनका विकास होता है, यही सब हम इस अध्याय के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, सबसे पहले ये इमोशन शब्द की जो है, ये इमोशन शब्द दो शब्दों से मिलके बना है, ई तथा मोशन। ई का अर्थ है अंदर से और मोशन का अर्थ है गति। मतलब हमारे अंदर से जो गति हो रही है, अंदर से जो भावना आ रही है या अंदर से जो अभिव्यक्ति हो रही है, उसे हम कह सकते हैं कि वो हमारा इमोशन है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि संवेग हमारे आंतरिक भावों का बाह्य प्रदर्शन है। अंदर से जो हम फील कर रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, हम उसकी जो अभिव्यक्ति करते हैं, वही इमोशन कहलाता है, वही संवेग कहलाता है। वैसे इमोशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इमोवियर शब्द से हुआ है और लैटिन भाषा में इसका अर्थ है उत्तेजित होना, टू स्टिर, टू मूव, उद्वेलित होना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संवेग व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक उत्तेजित अवस्था है। मतलब सामान्य अवस्था से कुछ भिन्न है। जहाँ पर उत्तेजना होती है, वो उत्तेजना नेगेटिव भी हो सकती है, वो उत्तेजना पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन सामान्य से कुछ भिन्न है, हम उत्तेजित हैं, हाइपर हैं, तो वो इमोशन कहलाता है। अब हम कुछ परिभाषाओं को देखते हैं। तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने, अलग अलग एक्सपर्ट्स ने इसको अपने अपने ढंग से परिभाषित किया है। पहली परिभाषा हम देखते हैं वुडवर्थ की, बिल्कुल सिंपल एक पंक्ति की परिभाषा है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। उत्तेजित दशा का मतलब वही है कि हम जो सामान्य, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि जब व्यक्ति उत्तेजित होता है, क्या होता है बच्चों, ये उत्तेजना हमारी स्वयं की उत्पन्न की हुई नहीं होती है। ये व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसे शारीरिक परिवर्तन आते हैं, कुछ शारीरिक अनैच्छिक परिवर्तन आते हैं, जिनकी वजह से व्यक्ति में कुछ परिवर्तन आते हैं। जैसे शारीरिक परिवर्तन से है हार्मोन्स, हमारे शरीर में अनैच्छिक परिवर्तन आते हैं, हार्मोन्स का स्रवण होता है। उन हार्मोन्स की वजह से हमारे मस्तिष्क के कुछ केंद्र उत्तेजित हो जाते हैं और फिर वो हमारे शरीर के विभिन्न भागों को उत्तेजित कर देते हैं। तो कुल मिलाकर संवेग उत्तेजित दशा है। दूसरे विद्वान जर्सील ने कहा है कि किसी भी प्रकार के आवेश आने, भड़क उठने तथा उत्तेजित हो जाने की अवस्था को संवेग कहते हैं। तो इन्होंने भी लगभग वही बात कही है कि जब हम आवेश में आ जाते हैं, भड़क जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, और ये सब हमारे नियंत्रण में नहीं होता जिस वक्त संवेग उत्पन्न होता है, तो ये अवस्था जो होती है, यही संवेग की अवस्था कहलाती है। एक और विद्वान है रॉस, उन्होंने कहा संवेग चेतना की वह अवस्था है जिससे रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है। रागात्मक तत्व से अर्थ है कि जब हम किसी चीज़ को फ्लो में कुछ एक्सप्रेस करते हैं, कुछ एक भाव होता है, हम उसी भाव में बह जाते हैं, है ना, उस भाव के अंदर ही हम फ्लो करते हैं। बिल्कुल जैसे राग एक बार आरंभ हो जाता है तो वो अपना आरोह अवरोह लेते हुए आगे बढ़ता है, सिर्फ उसी तरह से इसमें भी यही होता है। वैलेंटाइन ने कहा है कि जब रागात्मक प्रवृत्ति का वेग बढ़ जाता है, मतलब हमारे अंदर जो भी कुछ फीलिंग्स होती हैं, उसका जब इंटेंसिटी बढ़ जाती है
तब संवेग उत्पन्न होते हैं। इन सभी परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि संवेग क्या होते हैं। संवेग होते हैं, एक तो ये जटिल मानसिक अवस्था है। जटिल मानसिक अवस्था क्यों कहा गया है इसको? क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब एक चीज़ आपने बाहर कुछ देखा, उसकी प्रतिक्रिया हमारे अंदर पहुंची। प्रतिक्रिया हमने या तो उसको देखा या छुआ या महसूस किया, वो संदेश हम भेजते हैं हमारे मस्तिष्क को। मस्तिष्क उस संदेश से उत्तेजित हो जाता है। फिर हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां संवेग में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। हमारी जो किडनी के ऊपर अवस्थित होती हैं ग्रंथियां, जिनसे हार्मोन निकलते हैं, एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है। एड्रिनल ग्रंथि से भी निकलती है ये। तो एड्रिनल हार्मोन जो होता है वो हमारे शरीर को उत्तेजित कर देता है। उत्तेजना के नाम पे क्या होता है? हमारा रक्त प्रवाह बढ़ जाता है, हमारे हृदय की गति बढ़ जाती है, हमारी श्वास लेने की गति बढ़ जाती है, हमारे रक्त का प्रवाह कुछ अंगों की तरफ कम हो जाता है, और जिन अंगों की हमें आवश्यकता पड़ेगी संवेग की स्थिति में, उन अंगों की तरफ रक्त प्रवाह बढ़ जाता है। तो ये कुल मिलाकर बड़ी जटिल मानसिक अवस्था है, जिसमें शारीरिक परिवर्तन भी आ रहे हैं और मानसिक परिवर्तन भी आ रहे हैं। इसमें संवेग की स्थिति में हमें किसी भी व्यक्ति के प्रति, वस्तु के प्रति या स्थिति के संबंध में सुख दुख की जो अनुभूति होती है, या तो वो कम होती है या अधिक मात्रा में, मतलब सामान्य से हटकर होती है। हम किसी के प्रति आप देखते हैं कि पक्षपातपूर्ण व्यवहार क्यों होता है? क्योंकि हम जिसका पक्ष ले रहे हैं उस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में एक पॉजिटिव फीलिंग है, पॉजिटिव संवेग है, तो हमारा झुकाव उधर हो जाता है। तो हम वस्तु स्थिति ना देखकर, उसको सामान्य स्थिति में ना देखकर, या तो उसको बढ़ा चढ़ा कर सोचते हैं, या किसी व्यक्ति को हम पसंद नहीं करते हैं तो उसने कितना ही अच्छा कार्य करा हो तो हम उसको लाइटली ले लेते हैं, और जिसे हम पसंद करते हैं उसका नेगेटिव वर्क भी हम लाइटली ले लेते हैं। जैसे माएँ जो होती हैं, अक्सर बालक ने कुछ गलत कार्य किया है तो माँ उसको बड़ा लाइटली लेती है, क्योंकि माँ को लगता है कि हाँ ठीक है, बच्चा है। दूसरे व्यक्ति को वो लगता है कि नहीं, इसने गलत कार्य किया, बहुत अपराध किया है, इसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो ये इसमें हमारी जो सामान्य अनुभूति है उससे या तो कम अनुभूति हो रही है या अधिक हो रही है। तीसरा है, संवेग की अवस्था में आंगिक प्रक्रिया जैसे नाड़ी, श्वसन, ग्रंथि स्राव का उद्दीपन हो जाता है। उद्दीपन हो जाता है मतलब वो इंटेंस हो जाता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया था, हमारी एड्रिनल ग्रंथि कुछ हार्मोन्स जिनको हम कहते हैं एपिनेफ्रीन और नेफ्रीन हार्मोन का स्रवण करती है, जिनकी वजह से कुछ अनैच्छिक परिवर्तन आते हैं, जिनका मैंने अभी बताया था। हमारी मांसपेशियां उत्तेजित हो जाती हैं और हम कुछ भी करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूंगी। जैसे भय की अवस्था होती है। अब आप बाज़ार में जा रहे हैं और आपसे मैं कहूँ कि यहाँ से आप चौराहे तक दौड़कर चले जाइए, तो आप जाएंगे? दौड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आपके पीछे, आप सोचिए, मधुमक्खियों का छत्ता टूट गया है तो मधुमक्खियाँ आपको काटने के लिए दौड़ रही हैं, या कोई डॉग आपके पीछे लग गया है, या आप कोई सांड लग गया है, तो आप अपना प्राण बचाने के लिए सरपट दौड़ लगा देंगे। जो मतलब हम वो कार्य कर लेते हैं संवेग की स्थिति में जो सामान्यतः नहीं कर पाते हैं। मुझे अभी भी याद है, एक बार मेरी किसी स्टूडेंट ने बताया था कि मैम छत के ऊपर मैं गई थी, वहाँ पर बंदर आ गए थे तो मैं छत से नीचे कूद गई। सामान्य अवस्था में आप कल्पना कर सकते हैं कि हम छत से कूद जाएंगे? नहीं। तो ये हम जो संवेग की स्थिति में जो कार्य कर पाते हैं उसका कारण यही होता है कि ये सारी गतियाँ
तीव्र हो जाती हैं, हमारा रक्त प्रवाह हाथ पैरों की ओर बढ़ जाता है, तो हाथ में अतिरिक्त बल आ जाता है, अतिरिक्त ऑक्सीजन पोषण आ जाता है पेशियों के अंदर, हमारी नाड़ी की गति तेज हो जाती है। इसी तरह से आपने देखा है, ये तो आपको मैंने भय की स्थिति में बचने का बताया। क्रोध की अवस्था में हम इतनी ज़ोर ज़ोर से बोलने लग जाते हैं और उस व्यक्ति के सामने खड़े होकर बोल जाते हैं जिसके सामने हम अक्सर खड़े होकर नहीं बोलते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि क्रोध की वजह से हमारे अंदर उत्तेजना जो ही, उसकी वजह से हमने ये कार्य कर लिया। और आपको ध्यान होगा, हमने जब पूर्व के चैप्टर में बताया था कि अवसाद की स्थिति जो होती है वो भी एक तरह का संवेग होता है, उसमें व्यक्ति बहुत लो फील करता है। डिप्रेशन की अवस्था जो होती है, तो अगर माँ डिप्रेशन की अवस्था में रहती है, अवसाद की अवस्था में रहती है, तो शिशु के गर्भस्थ शिशु के ऊपर उसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि संवेग जो होती है वो सामान्य से कुछ हटकर प्रतिक्रियाएं होती हैं। फिर संवेग की स्थिति में व्यक्ति की चिंतन और तर्क शक्ति क्षीण हो जाती है। आपको बिल्कुल स्पष्ट आप लोगों ने महसूस भी किया होगा कि संवेग की अवस्था में, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, हम वस्तु स्थिति ना देखकर हमारी तर्क करने की क्षमता ही खत्म हो जाती है। जब हम क्रोधित होते हैं तो हम बात को सही समझ ही नहीं पाते हैं। मुझे अभी भी ध्यान है, पिछले वर्ष ही मेरे एक अधिकारी ने मुझसे कुछ अपेक्षा की थी, मैं वो कार्य करके लेके गई और उन्होंने मुझे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए, मैं फॉलो नहीं कर पाई। फिर मुझे लगा कि 2 बार गई मैं उनके पास, उन्होंने फिर मुझे समझाया, मैंने उस कार्य को सही ढंग से कर लिया। तो मैं बड़ी प्रसन्न थी कि मैंने वो कार्य कर लिया। तो उन्होंने जो कहावत कही अपनी यहाँ ग्रामीण अंचल में कहा जाती है कि उबलते पानी में तो व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब भी नहीं दिखता। तो मतलब पानी जब खौल रहा होगा तो उसमें हमें अपना प्रतिबिंब नहीं दिखता है, शांत में दिखता है। तो ठीक वही बात है कि शांत अवस्था में हम किसी भी चीज़ को सही ढंग से देख पाते हैं और अशांत अवस्था में हम सही चीज़ को सही ढंग से, सही परिप्रेक्ष्य में नहीं देख पाते। और संवेग की स्थिति में व्यक्ति आवेगी बल का अनुभव करता है, आवेग महसूस करता है, उत्तेजित महसूस करता है। और महत्वपूर्ण, जैसे कुछ विद्वानों ने कहा है कि हम व्यक्ति के चेहरे को देखकर बड़े आसानी से हमें दिख जाता है उसके संवेग क्या हैं। उसमें क्रोध है, भय है, शर्म है, खुशी है, आश्चर्य है, उदासी है। संवेग क्या है? 9 रस हैं। कभी आपने किसी डांसर का प्रोग्राम देखा हो, वो आपको 9 रस, 9 भाव अपने इसी चेहरे से दिखा देते हैं। तो हमारे चेहरे पे हम जब बड़े हो जाते हैं तो अपने अभिव्यक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे चेहरा चोरी कर जाता है हमसे। वो दूसरे को दर्शा देता है कि हम प्रसन्न हुए हैं या हम हमारे अंदर दुख की अनुभूति हुई है या हमको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है। जैसे कभी कभी क्या होता है, हमारा कोई बड़ा अच्छा सा सीरियल चल रहा होता है या हम किसी ऐसे दत्तचित्त होकर कुछ कार्य कर रहे होते हैं जिसमें हमें बड़ा आनंद आ रहा है। अचानक कोई आ गया, मेहमान आ गया, अनपेक्षित मेहमान आ गया, तो हम मुंह से तो उसको कहते हैं आइए आइए आइए, लेकिन हमारा चेहरा जो होता है ना, वो शिकायत कर देता है कि नहीं, इस व्यक्ति को हमारा आना पसंद नहीं आया। तो ये बातें होती, जबकि हम शिष्टाचार की वश उसको हम स्वागत करते हैं, बिठाते हैं। इसमें हमारी मानसिक स्थिति परिवर्तन हो जाती है। दिमागी तौर पर थोड़ी देर के लिए ही सही, मगर व्यक्ति विचलित हो जाता है और उसमें सोचने, समझने, तर्क करने की क्षमता कम हो जाती है। और लेकिन एक चीज़ ये भी है संवेग का, ये तो मैं सारे अभी तक नकारात्मक पहलू नहीं है, इसके सकारात्मक पहलू भी हैं। संवेग की अवस्था में हम वो कार्य कर पाते हैं जो सामान्यतः नहीं कर पाते हैं। आप देखिए, यहाँ तक कि चिंता जो होती है, चिंता भी हमें मदद करती है। आपसे अभी हम कह रहे हैं लगातार कि आप बच्चों वीडियो देखो, आप बच्चों नोट्स बनाओ, आप बच्चों, हम लोग आपको प्रश्न भी भेज रहे हैं, लेकिन आप उनका जवाब नहीं दे रहे हैं। और अगर मेरी 1-2 छात्राओं से बात हुई तो कह रही मैम समय नहीं मिलता या हमारे पास मोबाइल नहीं है। लेकिन अगर सरकार डिक्लेयर कर दे कि अभी आपका अगले महीने परीक्षा है, तो आप ये वीडियोस देखेंगे भी, आप नोट्स भी बनाएंगे, आप सब तरह की चेष्टा करके कार्य कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आपको चिंता होगी। तो हम चिंता की अवस्था में,
सामान्य अवस्था में आप पूरे वर्ष वो सब उतना अध्ययन नहीं करते जितने एग्ज़ाम के दिनों में कर लेते हैं। कहाँ से आती है हमारे अंदर कैपेसिटी? वो कैपेसिटी आती है हमारी चिंता की वजह से, चिंता वाले संवेग की वजह से। हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं कि हम वो कार्य कर पाते हैं, हम अच्छी तरह पढ़ पाते हैं, लंबे लंबे समय तक पढ़ पाते हैं, रात को जाग कर भी पढ़ पाते हैं। और सामान्य अवस्था में हमें जो चीज़ें याद नहीं रहती हैं वो एग्ज़ाम के टाइम पे हमें याद भी होने लग जाती है। तो संवेग के पॉजिटिव पहलू भी हैं बेटा, और आगे जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि संवेग का हमारे जीवन में कितना महत्व है। अब संवेग की दशाएं, संवेग के कंडीशन, संवेग को जो है हम उसको दो दशाएं होती हैं उस अवस्था में, संवेग की अवस्था में। बाह्य शारीरिक दशाएं, तो बाह्य शारीरिक दशा में होता है कि हमारी जो बाह्य स्थिति है शरीर की, जैसे चेहरे का हाव भाव बदल जाना, हाथ पैर पटकना, मुट्ठियाँ भिज जाना, आवाज़ बदल जाना, आँखें क्रोध से लाल हो जाना, या प्यार के लिए आतुर होना, होंठ फड़फड़ाना, माथे पर बल पड़ जाना, लकीरें पड़ जाना, भौहें तन जाना। और कभी कभी ऐसा होता है अतिरेक में हमारे आंसू निकलने लग जाते हैं। क्रोध की अवस्था भी जब हम नियंत्रित नहीं कर पा रहे, किसी को कुछ कह भी नहीं पा रहे, तब भी हमारे आंसू आ जाते हैं। हम बहुत खुश होते हैं तब भी आंसू आ जाते हैं, और हम दुखी होते हैं तब तो आंसू आते ही हैं। इसी तरह से हमारा शरीर कांपने लग जाता है, चेहरा भी लाल हो जाता है। तो ये सब बाहरी दशाएं हैं, बाह्य शारीरिक दशाएं हैं जो संवेग के अंदर देखी जाती है, संवेग के दौरान देखी जाती है। इसी तरह से कुछ आंतरिक शारीरिक दशाएं भी होती हैं, जैसे बाह्य शारीरिक परिवर्तनों के साथ साथ आंतरिक अंगों में भी परिवर्तन आ जाते हैं। जैसे हमारी नाड़ी की गति बढ़ जाती है, मैंने आपको बताया था, सांस तेज चलने लग जाती है, हमारा बीपी भी परिवर्तित हो जाता है, हमारा रक्तचाप जो है, इसीलिए कहते हैं ज़्यादा क्रोध करोगे तो भाई तुम्हारा बीपी हाई हो जाएगा। और डिप्रेशन की अवस्था में व्यक्ति का रक्तचाप लो हो जाता है, इतना लो हो जाता है कि व्यक्ति अनकॉन्शियस भी हो सकता है, उसको चक्कर आने लगते हैं, वो बेहोश भी हो सकता है। तो रक्तचाप में परिवर्तन आ जाता है, हमारे ब्लड प्रेशर में। रक्त की रासायनिक संगठन में भी परिवर्तन आ जाता है, कुछ केमिकल्स, क्योंकि हमारे उसके अंदर हार्मोन्स जो होते हैं बच्चे, मैंने आपको बताया था, अंतःस्रावी तंत्रियाँ जो होती हैं हमारे शरीर के अंदर, जिनके अंदर कोई नलिका नहीं होती हैं, वो अपने स्राव को सीधा रक्त में ही छोड़ देती हैं। तो रक्त के अंदर रासायनिक परिवर्तन भी आ जाते हैं उस समय। शरीर की हमारी जो होम्योस्टेसिस है वो डिस्टर्ब हो जाती है, मतलब हमारी जो शांत अवस्था है, एक इकसार जो अवस्था है, उसमें परिवर्तन, हलचल मच जाती है। होम्योस्टेसिस का मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ बहुत से स्राव उत्पन्न करती हैं, हमारे पाचक रसों की क्रिया में भी परिवर्तन आता है। आपने देखा है जब व्यक्ति बहुत चिंतित होता है तो उसको बहुत एसिडिटी हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे पेट के अंदर HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो अत्यधिक मात्रा में स्रावित होने लग जाता है। इस वजह से हमारे को एसिडिटी होती है। तो इसलिए कहते हैं जब भी कभी एसिडिटी की लेके जाते हैं तो डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आप ज़्यादा चिंता मत किया कीजिए। तो यहाँ तक बेटा आज के लेक्चर में इतना ही, क्योंकि इससे ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं हो पाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।